I welcome you on behalf of Good Morning. I am अंगज शरीफ देखो यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का है NCERT बुक का प्रश्नावली 1.3 और इसमें एक नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ प्रूव करना है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। √5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ क्यू बार। ओके, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। जैसे बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए है इसलिए मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ। उसके बाद एक और वीडियोस होगा जो इंग्लिश में भी होगा। तो सिद्ध करें। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। जैसे √5 एक माना √5 एक क्या है, उल्टा उसका मानेंगे। माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे लिखोगे माना लिखने के बाद √5 लिखना है। परिमेय संख्या के समुच्चय को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है, और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्यू बार से डिनोट किया जाता है। इसको देने वाला जो सिंबल था वो जेसप पियानो था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन का प्रोफेसर था, ठीक है। यानी कि वो मैथमेटिशियन था जो क्यू और क्यू बार का सिंबल को दिया था। तो चलो क्यू से डिनोट करना है। क्यू का मतलब हो गया कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, और क्यू बार का मतलब हो गया कि सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, मतलब इरेशनल नंबर्स। या तो √5 माना कि √5 क्या है, क्यू है। क्या है, क्यू है, मतलब क्यू के अंतर्गत आता है, क्यू के परिवार के अंतर्गत आता है कि √5 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब √5 परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। समझने की कोशिश करो यहाँ, ठीक है। यदि √5 परिमेय संख्या है, माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या कि परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटन एज क्या, P अपॉन Q वेयर बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन है ना कि मानक रूप, परिमेय संख्या का जो मानक रूप होता है, तो HCF ऑफ P और Q दोनों का HCF हमेशा एक आता है। ये भी कंडीशन याद रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल में 5/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों 5 क्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को लिखा जा सकता है ना, 5/1 लिखा जा सकता है, 5/1 लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन एज 5/1, 5 को लिखा जा सकता है। ये हो गया P, ये हो गया Q। ये भी क्या इंटीजर्स है, ये भी क्या इंटीजर है, समझ में रहे। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। और क्या ये 0 है, ये 1 0 है। सिर्फ 1 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q का स्थान 0 नहीं होना चाहिए। ये इसको अंश और ये हर, समझ में ना, सिर्फ हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। और P और Q दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक क्या होता है पता ही नहीं है। संख्या रेखा पढ़ोगे समझ में ना। देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ शून्य नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखना। ऊपर भी गोटा गोटी नंबर होना चाहिए, नीचे भी गोटा गोटी नंबर होना चाहिए, अर्थात पूर्णांक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर क्या होता है, जैसे संख्या रेखा में ही देख लो इंटीजर क्या होता है, यानी कि 0 +1 +2 +3 प्लस नहीं लिखा जाता है, डॉट कहाँ तक, प्लस इन्फानाइट, यानी कि इन्फानाइट तक चलेगा। उसके बाद ये -1 -2 -3, ठीक है, डॉट कहाँ तक चलेगा, माइनस इन्फानाइट तक चलेगा, माइनस इन्फिनिटिव तक चलेगा। ये जो सिर्फ गोटा गोटी वाला नंबर दिख रहा है ना, जैसे 1 2 3, समझ में आ रहा है। और ये 0 प्लस में नहीं होगा, माइनस में भी नहीं होगा, यहाँ सिर्फ प्लस। ये पॉजिटिव नंबर्स है टोटल, ठीक है। और ये क्या नेगेटिव नंबर्स है, बात समझ में आ रहा है। ये टोटल सब 3 2 1 0 -1 -2 -3, ये जितना भी संख्या दिख रहा है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक,
नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जितने भी संख्या तुमको दिख रहा है पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इस संख्या रेखा में जो छुपा हुआ है वो संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये जैसे 1.5 नहीं, पूर्णांक नहीं है, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्या पूर्णांक। पूर्णांक को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है या तो फिर आई से डिनोट किया जाता है। समझ में आ रहा है? जेड से डिनोट किया जाता है या तो फिर आई से डिनोट किया जाता है। हम लोग समझ रहे हैं कि √5 को सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है। अब समझ में आया पूर्णांक क्या हुआ? पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? -∞ से लेके +∞ तक। लेकिन किस तरह का संख्या? पॉइंट वाला नहीं ना, पॉइंट वाला भी नहीं और अपरिमेय भी नहीं। बात समझ में आ रहा है? पॉइंट वाला नहीं होना चाहिए और ये सिर्फ गोटा गोटी नंबर होना चाहिए। जितना भी गोटा गोटी नंबर दिख रहा है सबका सब क्या है? पूर्णांक है। नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक। पूरा पूर्ण अंक, पूरा पूरी अंक, गोटा गोटी अंक होना चाहिए। क्लियर हो गया ना? तो समझ में आ गया? चलो, तो माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। लिखने की ज़रूरत है नहीं ना, ये अरिथमेटिक की भाषा में लिखो, ठीक है? लैंग्वेज में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में रहा है? ये √5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ क्यू, इसीलिए देयरफॉर √5 को लिखा जा सकता है a/b। अभी भी ना √5 को क्या माना? बोलते जाओ। √5 को क्या माना? √5 को परिमेय संख्या माना। क्या माना? परिमेय संख्या माना। यदि √5 को परिमेय संख्या माना, इसका मतलब √5 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात P और Q के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में ना? जहाँ A और B क्या है? जहाँ A और B क्या है? दोनों का दोनों क्या है? पूर्णांक है। दोनों का दोनों क्या है? पूर्णांक है। अगर तुम लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जहाँ, ठीक है, जहाँ वेयर A, B, A एंड B इज एन एलिमेंट ऑफ क्या? पूर्णांक है। दोनों का दोनों कैसा पूर्णांक है? धनात्मक, ऋणात्मक दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तो यहाँ सिर्फ Z लिखना है। Z का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। बात समझ में आ रहा है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, टोटल का टोटल पूर्णांक को इससे डिनोट किया जाता है, Z से डिनोट किया जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, या तो फिर I से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूर्णांक क्या हुआ? गोटा गोटी नंबर हुआ ना। इसका मतलब ऊपर भी क्या? गोटा गोटी नंबर है, नीचे भी क्या? गोटा गोटी नंबर है, अर्थात पूर्णांक है, और नीचे भी क्या है? पूर्णांक है। ऊपर भी क्या? इंटीजर है, नीचे भी क्या है? इंटीजर है। किसको लिखे? √5 को लिखे। √5 को a/b क्यों लिखे? क्योंकि √5 को मैंने क्या माना? परिमेय संख्या माना। क्या माना? लेकिन है तो अपरिमेय ना। माना क्या मैंने? परिमेय माना। परिमेय माना, इसका मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब, ठीक है। अब नाउ √5 को a/b लिखा जा सकता है, विच इज इम्प्लाइज दैट को तुम लोग क्या लिख सकते हो? इम्प्लाइज दैट को, ठीक है, या भी लिख सकते हो और OR भी लिख सकते हो, चाहे ये सिंबल का यूज भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? मतलब इस समीकरण को ऐसा लिखा जा सकता है, इस समीकरण के रूप में। अब कोना कोनी गुना करो, जैसे ये b इंटू √5 कुछ नहीं है तो √5 के नीचे क्या है? 1 छुपा हुआ है ना। √5 इज इक्वल टू क्या है? बोलो, वो a/b है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि √5/1 छुपा हुआ है 1, ठीक है, इज इक्वल टू a/b। इसको इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। समझ में है ना? क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, यानी कि त्रियक गुना करना है। b इंटू √5 क्या हो जाएगा? बताओ, b √5 होगा कि नहीं होगा? इज इक्वल टू कितना? a इंटू 1 बराबर क्या होगा? a होगा। a इंटू 1 बराबर a होगा, कि किसी भी संख्या को 5 गुना 1 बराबर क्या होता है? 5 ही होता है ना। बात समझ में आ रहा है? ये तुम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हो। बात समझ में आ रहा है? चलो यहाँ देखो, b √5 बराबर क्या? a। b को √5 से गुना किया। समझ में आ रहा? त्रियक गुना करने पर b √5 मिला। समझ में आ गया? उसके बाद क्या करो? बराबर का बराबर। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या? a का a लिखना है। क्लियर? क्योंकि a गुना कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो a आ गया। ये समझ में आया? ये कैसे आया? ठीक है, विच इज इम्प्लाइज दैट, इसको दायां पक्ष को बायां में, बायां पक्ष को दायां में लिख सकते हो ना। a बराबर b √5 लिख दिए। ये भी समझ में आ गया। अब दोनों पक्षों में क्या करने पर? वर्ग करने पर। क्या करने पर?
वर्ग करने पर। बोथ साइड्स में क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, समझ में ना। देन वी विल गेट, क्या होगा कि ए को इसके वो आ जाएगा, इसका भी वर्ग आ जाएगा ना। क्या है बोलो तो, यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ ए इज इक्वल टू बी रूट 5 है ना। दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग करना है ना, तो इसको वर्ग करो तो ए इसके वो आया, बराबर का बराबर बी रूट 5, दोनों का क्या है, वर्ग है ना, समझ में ना। दोनों पक्षों में, ये बायां पक्ष तो ये क्या है, दायां पक्ष, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग किए, समझ में रहा, वर्ग किए तो ये मिला ना। फिर इससे क्या मिलेगा, इस लाइन से क्या मिलेगा कि ए स्क्वायर व का ए स्क्वायर व, ये बी का भी वर्ग है, रूट 5 का भी वर्ग है, बी का भी वर्ग है, बराबर लिखोगे, समझ में रहा। बी का भी क्या है, बी का भी वर्ग है, उसके बाद रूट 5 का भी क्या है, वर्ग है। वर्ग ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी ये 5 बचेगा ना, यहाँ 5 बी स्क्वायर व बचेगा ना, तो ए स्क्वायर व बराबर 5 बी स्क्वायर व। इसीलिए हम लोग लिखे यहाँ इसको, ठीक है। ये आया ना ए बराबर बी रूट 5, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। ये कौन सा पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये क्या है, ये दायां पक्ष है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ए का वर्ग करो, इस टोटल का वर्ग करो, समझ में आ रहा है। होल वर्ग करना है, होल स्क्वायर करना है, समझ में आ रहा है। तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ में ना, बी रूट 5 का क्या, होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, विच इज इम्प्लाइज दैट इट कैन बी रिटन एज क्या, ए स्क्वायर बिकम्स बी स्क्वायर इनटू रूट 5 स्क्वायर, समझ में आ रहा है। देखो, यहाँ b का भी वर्ग है, रूट 5 का भी क्या है, वर्ग है, b का भी वर्ग है, इसका मतलब b स्क्वायर आ गया, कुछ नहीं है तो इंटू छुपा हुआ है, इंटू को और थोड़ा नीचे में लिखोगे ना तो वो पॉइंट हो जाएगा, इसलिए बीच में लिखना है, समझ में आ गया। तो रूट 5 का भी वर्ग, ये 2 और वर्ग कट जाएगा तो क्या बचेगा, विच इज इम्प्लाइज दैट, फिर लिखो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ठीक है, बिकम्स, यहाँ सिर्फ क्या बचा, 5 बचा ना, 5 का 5 और ये 20 स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अब तुम लोग सीखो कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। तुम लोग पढ़े हो ना एनसीईआरटी का बुक में, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, ठीक है। तो क्लास 10 का जो वास्तविक संख्या, जो पहला नंबर चैप्टर है, इसमें तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। एक प्रमेय पढ़ोगे 1.3 वाला, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, माना p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, समझ में आ रहा है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। एक कॉपी और देना रफ करने के लिए। तो माना क्या, यहाँ समझने की कोशिश करो, ठीक है, जो बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए कि p a क्या है, p a क्या है, अभाज्य संख्या है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसा होता है, जैसे 5 क्या होता है, 5 को काटने वाला कौन है, 1 है, और काटने वाला कौन है, खुद है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि 1 और स्वयं, क्या, स्वयं खुद हो, समझ में आ रहा है, खुद हो। जैसे 4 को काटने वाला कौन है, 1 और खुद, पहले खुद लिखो 4, उसके बाद और कोई है काटने के लिए, पूर्ण रूप से ऐसा कोई संख्या है जिसका पहाड़ा में 4 आता हो, 2 है, इसका मतलब 4 क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, समझ में ना। 5 अभाज्य संख्या है। 7 को लेते हैं, 7 को काटने वाला क्या है, 1 और खुद कौन है, 7 का पहाड़ पूर्ण रूप से काट देता है 1, पूर्ण रूप से, और कोई पूर्ण रूप से काटने वाला है नहीं, इसका मतलब 7 क्या है, 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को क्या क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या को दूसरा नाम ऋण संख्या है। क्या है, ऋण संख्या है, समझ में है ना। इसी को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर। ऐसा समझ में आ गया। तो ये अभाज्य संख्या कैसा होता है, क्लियर समझ में आ गया ना, ठीक है। 4 क्या है, 4 अभाज्य नहीं है तो क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या है 4। यौगिक संख्या का दूसरा नाम क्या है, भाज्य संख्या।
एक होता है अभाज्य, एक क्या होता है भाज्य। भाज्य संख्या का इंग्लिश क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? तो क्या बोला है कि यदि मान लीजिए प्रमेय नंबर 1.3 को समझना है, जो पेज नंबर 14 में है, समझ में ना, एनसीईआरटी का बुक क्लास 10th में। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P क्या है? एक अभाज्य संख्या। इसका मतलब 5 को ले लेते हैं एक अभाज्य संख्या। यदि 5 ए इसके अवयव को विभाजित करती है, यदि 5 किसको काटती है? ए इसके अवयव को विभाजित करती है। माना P, जैसे P किसको काटता है? ए इसके अवयव को विभाजित करती है, तो ठीक है P ए को भी काटेगा। बस समझ में आ रहा है कुछ? ये P जो है किसको भी काटेगा? ए को भी काटेगा। बात समझ में आ रहा है? यदि P ए इसके अवयव को विभाजित करती है, कहने का मतलब समझ में आया कि P का पहाड़ा में कौन आता है? ए इसके अवयव आता है। समझ में आया? P का पहाड़ा में कौन आता है? ए इसके अवयव आता है। इसका मतलब P का पहाड़ा में ए भी आएगा। बात समझ में ना? P का पहाड़ा में ए इसके अवयव आता है। तो चलो हम लोग कुछ और लेते हैं। L, ठीक है, ए इसके अवयव को L का पहाड़ा पढ़ रहे हो, 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ए का L का पहाड़ा पढ़ रहे हो, L का पहाड़ा पढ़ रहे हो, जहाँ L कोई संख्या है। बात समझ में ना? कोई भी एक संख्या है। चलो L का पहाड़ा में कौन आता है? ठीक है, ये पूरा का पूरा संख्या आ जाता है। इसका मतलब क्या साबित हुआ कि L इसके अवयव को क्या करता है? विभाजित करती है। तो L किसको भी विभाजित करेगा? ए को भी विभाजित करेगा। बस समझ में आ रहा है? L किसको विभाजित करेगा? एक, जहाँ L क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर, समझ में ना? चलो ये प्रमेय नंबर 1.3 को बोलो। यदि P एक अभाज्य संख्या है, समझ में आया ना? अभाज्य संख्या कैसा हुआ बता दिए ना? जो एक और खुद के अलावा और दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से ना कटे। समझ में आ गया ना? चलो यदि P क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो P ए इसके अवयव को क्या करेगा? विभाजित। यदि विभाजित करती है, यदि P ए इसके अवयव को क्या करती है? विभाजित करती है, तो P किसको भी विभाजित करेगी? ए को भी विभाजित करेगा। और जहाँ ए क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? एक इज एन एलिमेंट ऑफ क्या? धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक का मतलब Z से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तो क्लियर, समझ में आया? चलो 5 लेते हैं। यहाँ कोई 5 का पहाड़ा में कोई भी संख्या आ जाता है। यहाँ 30 आ गया। समझ में आ रहा है? कौन आ गया? 30 आ गया। 30 का इसके ऊपर कितना होता है? 5 का पहाड़ा में कोई आता है 15 आता है ना? 5 का पहाड़ा में 10 भी तो आता है ना? 10 का इसके वो ले लेते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? यहाँ समझने की कोशिश करो। यदि 5 एक अभाज्य संख्या है, समझ में आ रहा है? 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 5 किसको विभाजित करती है? यदि 5 समझ में ना? किसको? 10 इसके अवयव को विभाजित कर। 10 इसके अवयव का मान कितना होता है? 10 इसके अवयव का मान कितना होता है? 10 × 10 बराबर कितना आ गया? 100। समझ में आ रहा है? तो यदि 5 10 इसके अवयव को क्या करती है? विभाजित करती है। अर्थात 5 का पहाड़ा में 100 आता है कि नहीं आता है? विभाजित करती है ना? तो 5 क्या 101 को विभाजित करती है? नहीं ना। 5 एक कितना को विभाजित करती है? 100 को। 100 का दूसरा शकल ये है। समझ में आ रहा है? चलो यदि 5 100 को क्या करती है? विभाजित करती है। अर्थात 5 10 इसके अवयव को विभाजित करती है। बात समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करो। यदि 5, ठीक है, ए इसके अवयव को विभाजित करती है, यदि P ए इसके अवयव को विभाजित करती है, इसी का शकल में, बात समझ में आ रहा है? इसी का शकल में ये है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये क्या है? अभाज्य संख्या। ये क्या है? अभाज्य संख्या। यही क्या है? P है। क्या है ये? P। समझ में ना? ए इसके अवयव को विभाजित करती है। बात समझ में आ रहा है? यदि P क्या है? अभाज्य संख्या है, ए इसके अवयव को क्या करती है? विभाजित करती है, तो 5 10 को भी विभाजित करेगा। यदि 5 10 इसके अवयव को विभाजित करती है पूर्ण रूप से, तो 5 10 को भी काटेगा। समझ में आ रहा है? यदि 5 का पहाड़ा में 10 इसके अवयव आता है, अर्थात 100 आता है, बात समझ में ना, तो 5 का पहाड़ा में 10 भी आएगा। इसलिए P ए को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलो यदि P, चलो प्रमेय नंबर 1.3 साथ साथ खत्म कर दो। यदि P एक अभाज्य संख्या है, बोलो मेरे साथ, बोलो, स्पीक लाउडली। यदि P एक क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है, और P ए इसके अवयव को पूर्णतः विभाजित करती है। समझ में है ना? क्या?
पूर्णतः विभाजित करती है तो P A को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। बात समझ में आया? क्लियर समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पूर्णतः देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि P A स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करती है, क्या पूर्णतः विभाजित करती है, या बुक में थोड़ा ठीक है मिस्टेक हो गया है, या पूर्णतः लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर नहीं लिखोगे ठीक है तो कोई भी तो संख्या पॉइंट में काट सकता है ना किसी को भी। बात समझ में आ रहा है? इसलिए पूर्णतः लिखना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ तक समझ में आया? चलो बोलो तो क्या? यदि P एक अभाज्य संख्या है, यदि क्या P एक अभाज्य संख्या है और P A स्क्वायर को क्या करता है? पूर्णतः विभाजित करता है। बात समझ में है ना? पूर्णतः विभाजित करता है तो P A को भी क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित करेगा। विभाज्य होगा ना, काटेगा ना? समझ में आया? जहाँ A क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब पूरी संख्या है लेकिन धनात्मक है, प्लस वाला, माइनस वाला नहीं है। समझ में आया? और P क्या है? P एक अभाज्य संख्या है। क्लियर समझ में आया? वही था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। समझ में ना? बोले सर अंकगणित का आधारभूत प्रमेय तो यहाँ फिर अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, ये है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। बात समझ में आ रहा है? तो इसी से बना है, वही बात बराबर है। बात समझ में आ रहा है? ये इसको भी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कह सकते हो, और लेकिन है यही है। समझ में ना? ये भी है, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे बाद में। यहाँ आप देखो, है तो क्लियर समझ में आया है? ठीक है, और हाँ ये चीज़ समझ लेना, इसी थ्योरम की मदद से जितना भी संख्या होगा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में ना? सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जितना भी सिद्ध करने के लिए आए, ठीक है, इस थ्योरम का यूज करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए ये थ्योरम में पहले लिख दिया है कि अब हम इसकी उत्पत्ति दे सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? यानी कि इसी के जरिए से हम लोग सिद्ध करेंगे। इस थ्योरम की मदद से हम लोग क्या सिद्ध करते हैं? अपरिमेयता को सिद्ध करने में मदद करती है यही। बात समझ में आ रहा है? यही मदद करती है, यही थ्योरम मदद करती है। बात समझ में आ रहा है? ये थ्योरम एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसको प्रूव कैसे करोगे? यहाँ तक समझ में आया? हम लोग कहाँ तक समझे? अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से चलो, ये A स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर आया कि नहीं आया? इसका मतलब अब यही समझो कि 5 का पहाड़ा में A भी पूर्णांक है, B भी पूर्णांक है ना? बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब पूर्णांक का स्क्वायर भी पूर्णांक ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि 5 का गुणांक कुछ है यहाँ और दोनों का गुणनफल ये है। बात समझ में ना? बोले अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कौन है? यही है। देखो अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात गुणनखंडित किया जा सकता है। इसको समझो अच्छा से, इसको अच्छा से समझने की कोशिश करो। पेज नंबर 10 को समझना। ठीक है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का प्रमेय नंबर 1.2 को समझो, क्योंकि 1.2 भी समझना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आ रहा है? चलो, क्या बोला है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, जैसे 4 क्या है भाज्य संख्या, 8 क्या है भाज्य संख्या है ना? बात समझ में आ रहा है? मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के अभाज्य बात समझ में आ रहा है? अभाज्य संख्याओं के किसके रूप में है? ये गुणनफल के रूप में है ना? अभाज्य संख्याओं के एक टोटल मिला के एक गुणनफल, ये गुणनफल के रूप में है कि नहीं है? ठीक है, गुण्य गुना गुणक बराबर गुणनफल। बात समझ में है ना? इसी का रूप में ये है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है? क्या होता है कि गुण्य गुना गुणक बराबर गुणनफल। बात समझ में आ रहा है? तो ये गुणनफल के रूप में है कि नहीं है? गुणनखंड के रूप में है, गुणनखंडित है, गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित है। कौन? 4। बात समझ में ना? 4 का दूसरा शकल ये है, लेकिन ये अभाज्य है। ये भी क्या है? अभाज्य है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, दुनिया का हर एक भाज्य संख्या को, बात समझ में आ रहा है? 8 भी क्या है? भाज्य संख्या है। और उसके बाद 12 भी क्या है? भाज्य संख्या है। चलो 12 को भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो?
उसके बाद और क्या लिख सकते हो, 3 गुना 5, चलो 3 गुना 5 क्या आया, 15 आया कि नहीं आया, 15 का क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 गुना 5 आएगा ना, तो 15 क्या है, भाज्य ना अभाज्य, भाज्य, ये 15 1 से कटा, ठीक है, और खुद से कटा, उसके अलावा 3 से भी कटा, उसके अलावा 5 से भी कटा, अर्थात ये भाज्य संख्या है, अर्थात ये यौगिक संख्या है, अर्थात ये कंपोजिट नंबर है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अर्थात 15 को, बस समझ में रहे, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के अभाज्य समझ में आ रहा है, हाँ, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणन खंडित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, इसी को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। तथा ये गुणनखंडन, बात समझ में रहे, तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के, या अभाज्य गुणनखंड है ना, ये अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, मतलब ये क्या होता है आने वाले क्रम के बिना, ठीक है, मतलब 5 गुना 3 लिख सकते क्यों नहीं, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। 15 को और हमको गुणनखंड करके दिखा दो, अद्वितीय मतलब क्या, यूनिक होता है, ये एक ही तो होगा, उसके अलावा दूसरा और नहीं होगा, बात समझ में ना, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई और नहीं होगा। चलो 15 को गुणनखंड करके दिखाओ, लेकिन यहाँ भी अभाज्य आना चाहिए, यहाँ भी अभाज्य आना चाहिए, क्योंकि ये भाज्य संख्या है ना, बात समझ में ना, तो ये प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या गुणनखंडित किया जा सकता है, बात समझ में रहे। ये क्या है अभाज्य, ये भी क्या है अभाज्य, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, एक संख्या यहाँ अभाज्य संख्या डालो, यहाँ भी एक अभाज्य संख्या डालो, बात समझ में रहे, और दोनों का गुणनफल 15 आना चाहिए। चलो यहाँ डालो, 3 तो ले लिए हैं, उसके अलावा कोई ऐसा संख्या है, 3 और 5 के अलावा कोई होगा नहीं होगा ना, इसीलिए अद्वितीय होता है। मतलब अद्वितीय कहाँ होता है सर, 3 गुना 5 तो आया, 3 गुना 5 तो आया, हम 15 बराबर 5 गुना 3 लाएंगे, तो ये तो इसीलिए तो बोल दिया है कि आने वाले क्रम के बिना, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, बात समझ में आ रहा है। अब समझ में आया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, इसी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसी को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। हमने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा से देख लो, बात समझ में रहे, पेज नंबर 10 है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, प्रमेय नंबर 1.2 को देखना, ठीक है। यहाँ देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अर्थात 8 को, 4 को, बात समझ में ना, चलो अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब गुणनखंडित किया जा सकता है, बात समझ में रहे। तथा ये गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्लियर, समझ में आया, समझ में आ गया ना। चलो इसका मतलब क्या हुआ, आगे हम और बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखो, अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से, बात समझ में रहे। अब यहाँ समझो कि ये एस के वो जो आया, ठीक है, क्योंकि एस के वो 5 का पहाड़ा में 5 का गुना आता है कि नहीं, गुण्य गुना गुणक है कि नहीं, गुण्य गुना गुणनफल, दो तो अभाज्य संख्या है ना, हाँ, ठीक है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये दोनों बोले 20 के वो क्या है, अभाज्य संख्या है, हर हाल में अभाज्य संख्या होगा, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, यह इंटू छुपा हुआ है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से, क्योंकि एस के व 5 से विभाज्य है, मतलब कहाँ से पता कर लिया एस के व 5 से विभाज्य है, ये एस के व 5 का पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, आता है 5 का पहाड़ा में कितना बार पढ़ती हो तो एस के व आता है, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ती हो, एक बार, यहाँ देखो पहले, ध्यान से देखो पहले, ठीक है, देखो यहाँ 15 लिखते हैं, ठीक है, क्या कितना लिखते हैं, 15 लिखते हैं। हम लोग किसको समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं ना, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। 15 लिखने के बाद यहाँ 5 लिखो, बात समझ में आ रहा है, यहाँ समझो, ठीक है, लुक एट हियर, यहाँ देखो इनटू कितना 3, बात समझ में आ रहा है कि 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ रहे हो, तो 15 आ रहा है 3 बार, बात समझ में आ रहा है। चलो यहाँ 18 लेते हैं, यहाँ 9 लेते हैं, यहाँ कितना लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, 2 का पहाड़ा, ये 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ रहे हो, 2 बार पढ़ रहे हो, बात समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है ना, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है, 9 को ले लेते हैं, 3 गुना 3, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ रहे हो। उसी तरह से एस के व बराबर 5 गुना 20 के व, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ रहे हो,
20 के व बार पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रहा है? 5 का पहाड़ा 20 के व बार पढ़ रहे हो। इसका मतलब ये गुणनफल के रूप में गुणनखंडित है ना? हाँ, इसका दूसरा शकल कौन है? ओरिजिनल शकल ये इसके वो है। इसका ओरिजिनल शकल कौन है? ये है ना? बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब 5 जो है एक क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि 5 का पहाड़ा में कौन आता है? 5 का पहाड़ा में आता है। इसका मतलब क्या समझ साबित हुआ कि ए के व 5 के व जो आया हम लोगों का समीकरण नंबर 1 में अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से, क्योंकि ए के व 5 से विभाज्य है। कैसे पता कर लिया? ए के व 5 से कट जाएगा। 5 का पहाड़ा में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, 5 का पहाड़ा में आएगा कि नहीं आएगा? 5 का पहाड़ा कितना बार भरोगे? 20 के वो बार पढ़ोगे। बात समझ में ना? तब आएगा क्या? एस के वो। ये क्या है? भाज्य संख्या है। बात समझ में ना? कहाँ से याद कर लोगे? प्रमेय नंबर 1.2 से, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से। समझ में आ रहा है? चलो, क्योंकि एस के वो 5 से विभाज्य है। ये तो लाइन एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार रिपीट करके देखिए वीडियोस को, ठीक है? इसलिए ए 5 से भी विभाज्य होगा। सर ये फिर कहाँ से नियम आ गया? ए 5 से भी कटेगा, क्योंकि पढ़े हो ना? कहाँ पढ़े हो? 1.3 में। क्या पढ़े हो? 1.3। क्या पढ़े हो? यदि P एक अभाज्य संख्या है तो एस के ओ को पूर्णतः विभाजित करती है। समझ में ना? तो P ए को भी काटेगा। बात समझ में आ रहा है? 1.3 में समझे ना? तो उसी को 1.3 को मैं बार बार समझाया ना तुम लोगों को। क्या समझाया बताओ? यदि P एस के ओ को पूर्णतः विभाजित करती है तो P ए को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसका मतलब P का पहाड़ा में ए आएगा। समझ में आया? चलो, इसका मतलब चूंकि ए के व 5 से विभाज्य है, ये कहाँ से प्राप्त किया बोलो तो? ए के व 5 से विभाज्य है। ए के व 5 से विभाज्य, क्योंकि 5 गुण्य गुणक के रूप में। समझ में ना? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इसी के जरिए से हम लोग पता कर लिए कि 5 का पहाड़ा में आता है। 5 का पहाड़ा कितना बार? 20 के व बार, ठीक है? ये आएगा। इसका मतलब एस के व जो है 5 से कटेगा। समझ में ना? एस के व जो है 5 से कटेगा। समझ में ना? इसीलिए एस के व 5 से विभाज्य है, ठीक है? ए 5 से भी कटेगा। कैसे पता कर लिया? कहाँ से? प्रमेय नंबर 1.3 से। समझ में रहे कि ए 5 को भी क्या करेगा? काटेगा। समझ में रहे? चलो, 5 का पहाड़ा में यदि ए के वो आता है ना, तो 5 का पहाड़ा में ए भी आएगा। क्लियर? चलो, अतः ए बराबर, इसका मतलब 5 का पहाड़ा कितना बार फिर पढ़ोगे फिर तो ए आएगा। यहाँ ए के वो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ा? तो 20 के वो आया। ए के वो आया 20 के वो बार पढ़ा ना, तो फिर यहाँ जो तुम अपने मन से लाए हो इसलिए, ठीक है? ए 5 से को भी कटेगा। इसका मतलब ए 5 को भी काटेंगे ना? ए कितना को काटेगा? ए के वह 5 से विभाज्य है, तो ए 5 से भी विभाज्य होगा। तो ए बराबर 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे? पता है तुमको कितना बार? 20 के वह। वहाँ ये तो था ना 20 के वह बार, यहाँ ए है, ये तो था ना एस के वह था ना। एस के वह वाला संख्या जो है 5 का पहाड़ा में आ रहा था, तो 20 के वह बार पढ़ रहा था, तो एस के वह आया। समझ में ना? लेकिन एक ए जो संख्या है यहाँ ए बोला 5 का पहाड़ा में ए भी आएगा। समझ में रहे? तो 5 का पहाड़ा में कितना बार ए आएगा? तो सी मानना पड़ेगा। समझ में रहे? सी मानना पड़ेगा। तो ए बराबर क्या? 5 × सी। 5 का पहाड़ा में है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितना बार? सी बार। जहाँ सी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। समझ में ना? ये सब संख्या है। समझ में ना? तो कैसा संख्या है? 1 2 3 4 5, ये सबको कैसा? ये धनात्मक है ना? तो धनात्मक, ये सबको क्या कहा जाता है? पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक है। समझ में रहे? बोले सर धनात्मक पूर्णांक तो 0 भी आता है, तो 0 कहाँ हुआ? धनात्मक थोड़ी ना होता है। समझ में ना धनात्मक ना तो ऋणात्मक होता है। समझ में ना? इसका मतलब नेचुरल नंबर। समझ में आया? पॉजिटिव जेड का मतलब नेचुरल नंबर। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलो, तो अतः ए बराबर 5c, मतलब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे तो ए आएगा? सी बार। सी जहाँ सी क्या है? सी क्या है? कोई संख्या है ना? पॉइंट में आंसर है क्या? सी अगर पॉइंट में 5 गुना ढेर कर दोगे तो उल्टा पुल्टी नंबर आ जाएगा ना? भाज्य संख्या आएगा? नहीं आएगा ना? इसका मतलब क्या कि ये सी क्या है? कैसा संख्या है? सी गोटा गोटी नंबर है और
पॉजिटिव नंबर है। समझ में आया? तो C इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर एक संख्या नंबर सिस्टम को मैं एक अलग वीडियो में, ठीक है, बता चुका हूँ कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, समझ में ना, इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मैं उसको बता चुका हूँ, उस वीडियोस को अवश्य देख ले। तो प्लस जेड समझ में आ रहा है? तो ए इज इक्वल टू 5C। यहाँ तक क्लियर? समझ में आ रहा है? समीकरण एक में, समीकरण एक कौन है पता करो, समीकरण एक ये है ना, समीकरण एक, समझ में आ रहा है? ये समीकरण एक निकला है ना। समीकरण एक में ए का मान पुट करो। ए का मान कितना आया? ए बराबर 5C है ना। ए बराबर कितना आया? 5C। यहाँ 5C पुट करो, 5C का इसके वो हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? बराबर का बराबर, समझ में आ रहा है? 5 का 5, 20 के व का 20 के व। देयरफॉर इसको फिर ये, इससे फिर ये कैसे बना, बात समझ में आ रहा है? यहाँ इससे फिर ये कैसे बना इसको समझ लो, यहाँ साइड में समझ लो कि क्या है बताओ। 5C का होल इसके व बराबर क्या? 5B का इसके व आया ना। चलो 5 का भी वर्ग है, C का भी वर्ग है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। क्या होता है? 25 होता है। समझ में आ रहा है? 5 का वर्ग कहने का मतलब क्या? 5 गुना 5। समझ में आ रहा है? 5 का वर्ग मतलब 25। C का वर्ग मतलब कितना? C का वर्ग। क्लियर? बराबर का बराबर 5 का 5, B का इसके वो आया ना। 5 के 5, 5 पंचे 25, डायरेक्ट काट सकते हो, समझ में ना। अर्थात इसको अगर उस पार भेजोगे या इसको इस पार भेजोगे, बात समझ में ना, तो आ जाएगा। ये भी देख लो कैसे, ठीक है, कि 25C इसके वह बराबर 5B इसके वह। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? विच इज इम्प्लाइज दैट 5B इसके वह विच इज बिकम्स 25C इसके वह। लिख सकते हो? विच इज इम्प्लाइज दैट ये 20 के वह इज इक्वल टू 25C इसके वह अप ऑन 5, 5 के 5, 5 पंचे 25, 5C इसके वह। आया कि नहीं आया? 20 के वह बराबर 5C इसके वह आया ना। बात समझ में रहा? वही है 20 के वह बराबर क्या? 5C इसके वह। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से, मतलब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, क्योंकि बार बार समझा रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। 20 के वह, अच्छा 5 का पहाड़ा में 20 के वह आता कि नहीं आता है? 5 का पहाड़ा कितना बार? 20 के वह बार। 20 के वह आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे? 30 के वह बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? 20 के वह आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब यदि 5 20 के वह को विभाजित करती है प्रमेय नंबर 1.3 से, समझ में है ना। यदि 5, ठीक है, 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? हाँ, 5 अभाज्य संख्या। क्लियर हो गया? यदि P, बात समझ में ना, यदि 5 20 के को विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, तो 5 B को भी क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित करेगा। प्रमेय नंबर कितना से? 1.3 से। समझ में आ रहा है? चलो अब फिर अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से, क्योंकि 20 के वह 5 से विभाज्य है, कहाँ से? प्रमेय नंबर कितना? 1.3 से, इसीलिए B क्या? 5 से भी विभाज्य होगा। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हो, इसलिए B 5 से भी विभाज्य होगा। इसका मतलब B का 5 का पहाड़ा में कौन आएगा? B भी आएगा। समझ में ना? 5 का पहाड़ा में तो 20 के वह बार आता ही है। अच्छा 5 का पहाड़ा में कितना बार पढ़ते हो तो 20 के वह आता है? 30 के वह बार। समझ में ना? इसलिए 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे तो B आएगा? कितना बार पढ़ोगे तो B आएगा? C बार पढ़ेंगे तो B आएगा। समझ में रहे? तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अतः ठीक है, वो तो C मान लिए ना हम लोग। अतः आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि B, समझ में रहे, B 5 से भी विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 5 से भी विभाज्य होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अतः B बराबर 5 का पहाड़ा में आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 का पहाड़ा में कितना बार पढ़ोगे तो B आएगा। 5 का पहाड़ा D बार पढ़ोगे तो क्या आएगा? B आएगा। जहाँ D क्या है? पॉइंट में आंसर है क्या? √5 है क्या? नहीं ना। तो D क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। D वेयर D इज एन एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है? Z से या प्लस I से। समझ में ना? Z कहाँ से आया? जहलीन शब्द से आया है। समझ में आ रहा है? कहाँ से? जहलीन शब्द से आया है। समझ में आ रहा है ना? तो पॉजिटिव Z का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ देखो, इंटीजर समझ में आ गया। चलो यहाँ देखो, अब क्या करना है कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से, क्या? समीकरण 2 और समीकरण 3 से। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 ए, और 3 क्या है?
समीकरण 3 ये है। क्लियर, समझ में आ रहा है। b बराबर कितना आया 5d, b बराबर कितना आया 5d। अच्छा a बराबर कितना आया 5c, क्या आया 5C। c क्या है जहाँ धनात्मक पूर्णांक है, समझ में आ रहा है। और ए b बराबर कितना आया 5d, और d क्या है जहाँ धनात्मक पूर्णांक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 3 को समझ में आया। पहले तुम क्या माना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब क्योंकि परिमेय संख्या को बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है, बात समझ में आ रहा है। तो परिमेय संख्या को a बटे b के रूप में लिखा था, यहीं से लेना है कॉन्सेप्ट को, आगे बढ़ाना है हम लोगों को। क्या क्या निकला हम लोगों का, a बराबर कितना निकला, a बराबर कितना निकला समीकरण 1 में, समीकरण 2 में क्या निकला a बराबर 5c। यहाँ देखो ना a बराबर 5c, समझ में आ रहा है। a बराबर क्या निकला 5c, तो यहाँ a को क्या लिखेंगे, a को क्या लिखेंगे, a को 5c लिखेंगे, समझ में आ रहा है। और b को क्या लिखेंगे 5d लिखेंगे। समीकरण नंबर कितना में मिला 3 में मिला, बात समझ में आ रहा है। मतलब सर ये √5 को फिर बट्टे के रूप में क्यों लिखे, क्योंकि हम √5 को जो है ना परिमेय माने, परिमेय माने तो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है। बट्टे के रूप में तो लिखा जा सकता है जहाँ a क्या है b क्या है, दोनों का दोनों पूर्णांक है। तथा b कैसा नहीं है, तथा b कैसा नहीं है, बताओ, b 0 नहीं है, समझ में आ रहा है। b 0 नहीं है, मतलब और क्या कंडीशन है, और क्या कंडीशन है, समझ में आ रहा है कि HCF ऑफ, समझ में आ रहा है, एंड कर दोगे, समझ में आ रहा है कि HCF ऑफ, दोनों का HCF, क्योंकि परिमेय संख्या का मानक रूप जो होता है ना a और b का HCF हमेशा 1 आता है, समझ में आ रहा है। अर्थात नहीं तो वो परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं है, नहीं तो परिमेय संख्या ही नहीं है, समझ में आ रहा है। कोई भी परिमेय संख्या हो जो बट्टे के रूप में हो, दोनों को काटोगे, काटने के बाद HCF, ठीक है, काटने के बाद जो मान मिलेगा P/Q के रूप में, ठीक है, दोनों का HCF अगर निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा। हर एक परिमेय संख्या जो बट्टा के रूप में है, बात समझ में ना, का HCF यानी कि अंश और हर का, बात समझ में रहा, क्या निकालोगे HCF निकालोगे, मौसम निकालोगे, ठीक है, तो 1 आएगा ही आएगा, बात समझ में रहा, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं है, बात समझ में आ रहा है। चलो, तो HCF ऑफ a, b दोनों का HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्लियर, ये तक बात समझ में रहे। या तो लोग लिख लेना जहाँ a और b क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, लिख दोगे। उसके बाद और तथा a b 0 नहीं है, और तथा क्या निकला कंडीशन एक, तो HCF दोनों का कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया ना। चलो, तो समीकरण नंबर कितना से 2 से और 3 से, चलो 2 और 3 से। तो अब नाउ इक्वेशन नंबर कितना 2 एंड इक्वेशन नंबर कितना 3, बात समझ में ना, दोनों से। चलो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। यहाँ देखो √5 कहाँ आया, √5 कैसे आया, √5 तो था ना क्वेश्चन में, था ना, कि क्वेश्चन में था ना, ठीक है, प्रूव करना था ना। तो √5 इज इक्वल टू कितना a/b, कहाँ से है a/b, माना, √5 बराबर a/b, कैसे, क्योंकि परिमेय संख्या माना था, बात समझ में आ रहे हैं। चलो a/b लिख लिया। उसके बाद विच इज बिकम्स a क्या है, a क्या है 5c है, 5c कहाँ से है, a बराबर इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर कितना 2 से, a बराबर कितना 5c, बात समझ में रहे, a बराबर 5c, b बराबर कितना 5d, इक्वेशन नंबर कितना 3 से। क्लियर, 5 कट जाएगा, कटेगा तो काटना नहीं है, 5 को कॉमन ले लेना है, बट्टा का मतलब भागा, बात समझे ना। c भागा कितना है d है ना, c भागा d है, c भागा d लिख दिए, 5 को कॉमन ले लिए, सार्वगुणनखंड ले लिए, बात समझ में आ रहा है। तो कॉमन कितना आया 5, और HCF जो निकालते हो तो लोग कॉमन लेके ही तो निकालते हो ना, बात समझ में रहे, कॉमन निकाल के ही तो लाते हो। तो यहाँ समझो पहले कैसे, 5c, a बराबर कितना आया 5c, b बराबर कितना आया 5d, कॉमन लेना आता है ऐसे करके, सेम आता है कि नहीं आता है, आया ना। कोई भी संख्या इसके रूप में था कि नहीं, यहाँ समझो ना तुम, ठीक है। या कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं हम लोग 6, तो 2 गुना कितना 3, यहाँ ले लेते हैं हम लोग कितना, जैसे 9, तो 3 गुना कितना 3, सेम कौन आया, यह है ना। HCF कितना आएगा बताओ, HCF कितना आएगा, HCF ऑफ 6,
9 बराबर कितना 3। तो इसका भी एचसीएफ कितना आएगा 5 5 है सेम कौन आया 5 तो एचसीएफ कितना कितना का ए ए कॉमा बी कितना आया बराबर 5 आया। एचसीएफ कितना आना चाहिए था 5 एचसीएफ कितना आना चाहिए था 1 आना चाहिए था 1 समझ में आ रहा है जी। 1 आना चाहिए था 1 आता तो परिमेय संख्या होता ये 1 नहीं है इसका एचसीएफ कितना आया 5 5 इसका मतलब ये क्या है परिमेय संख्या है परिमेय संख्या बस समझ में आ रहा है जी इसका मतलब ठीक है ये 5 का एचसीएफ क्योंकि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी क्या नहीं है इज नॉट इक्वल टू 1 समझ में आ रहा है इसीलिए √5 क्या नहीं है परिमेय नहीं है मुझे 1 नहीं आएगा तो परिमेय नहीं होगा नहीं होगा नहीं क्यों होगा। परिमेय संख्या का मानक रूप कैसा होता है होता है ठीक है मानक रूप कैसा होता है कि P और Q का एचसीएफ कैसा होना चाहिए 1 आना चाहिए समझ में है ना आया समझ में इसीलिए ठीक है √5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ Q का मतलब परिमेय परिमेय संख्या का समुच्चय समझ में आ रहा है कि अंतर्गत नहीं आता है √5 अर्थात घुमा फिरा के बात तो बराबर हुआ ना कि √5 परिमेय संख्या नहीं है जब √5 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है तो अतः हेंस ठीक है √5 इज एन एलिमेंट ऑफ Q बार प्रूव्ड समझ में ना जी थैंक यू फॉर वॉचिंग